हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स वाले क्वेश्चन चल रहे थे, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंच चुके हैं हम। देखते हैं सवाल क्या कहा है, लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। एन आइडियल गैस अंडर गोइंग एडियाबैटिक चेंज। प्रोसेस कौन सा दिया है बच्चों? तो प्रोसेस दिया है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उसमें पूछा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या होगा। प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है? तो देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता था टी की पावर गामा बटे पी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट। ठीक है। अब इन चार ऑप्शन में से ये कौन सा ऑप्शन है? तो देखो, टी की पावर गामा, अगर हम इस पी को ऊपर लेके जाएं तो ये जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। अभी देखो, जैसे किसी की पावर वन बटे एक्स की पावर ए है, जब वो ऊपर जाती है तो ऊपर जाके वो माइनस ए हो जाती है। तो उसी तरीके से पी की पावर ऊपर जाके माइनस गामा माइनस वन हो जाएगी और इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर हम इसके अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस का गामा प्लस वन बराबर कांस्टेंट। तो इस हिसाब से अगर आप आंसर चेक करोगे तो इस हिसाब से आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर वन माइनस गामा भी लिख सकते हैं इसको, माइनस का गामा प्लस वन भी लिख सकते हैं, जैसे पी की पावर जो है। इनमें से ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है। तो देखो, इसमें तो पी की पावर गामा माइनस वन है, ये गलत हो गया। इसमें पी की पावर गामा, ये गलत हो गया। पी की पावर गामा, ये गलत हो गया। बस यही बचा। पी की पावर वन माइनस गामा, देखो ठीक है बिल्कुल। ये माइनस का गामा प्लस वन लिख लो या इसको वन माइनस गामा लिख लो, बात एक ही है। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये भी आसान सा ही सवाल है। ए डाया एटोमिक गैस, जो गैस है वो डाई एटोमिक है, ठीक है। उसका इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, शुरुआत का टेम्परेचर T1, इनिशियली एट टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक काम करो, 18 में 273 ऐड कर दो तो ये हो गया 1 और 9 और 2, 291 केल्विन में चेंज हो गया भैया। ठीक है। कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, इसको कंप्रेस किया गया एडियाबैटिकली, मतलब इसका पहले वॉल्यूम मान लीजिए V है और फिर उसको 1/8 कर दिया, एट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम V2 जो कर दिया वो V/8 कर दिया, मतलब पहले वाले वॉल्यूम से 8 गुना कम कर दिया, 1/8 कर दिया समझ लीजिए। तो V/8 हो गया। अब इसका टेम्परेचर कितना होगा T2, कितना होगा? चलो सबसे पहले तो डाई एटोमिक गैस है, ठीक है ना। तो डाई एटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू जो होती है हमारी वो क्या होती है, सोच के बताओ जरा मुझे। तो डाई एटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू आप कैसे निकालते थे? गामा की वैल्यू निकलती थी 1+2/f से। f क्या होता था उसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कितना होता था डाई एटोमिक गैस के लिए? तो डाई एटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती थी 5। तो गामा कितना आ गया? 1+2/5। अगर इसको यहाँ से देखें तो 5+2 7/5 आ गया। इसका मतलब डाई एटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू डाई एटोमिक गैस के लिए 7/5 हो गई। इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ये हमें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। चलो अब यहाँ से लगाओ जरा फॉर्मूला। तो इन्होंने कहा है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा, T2 वॉल्यूम दे रखा है। तो अगर आपको मैं एडियाबैटिक का रिलेशन बताऊं, एडियाबैटिकली कहा है इन्होंने, प्रोसेस कौन सा दिया है? प्रोसेस है
एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक तो ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन किस किस के बीच में थी, प्रेशर के और वॉल्यूम के। दूसरी थी टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक ये थी। और तीसरी थी टी की पावर गामा बटे पी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक ये थी। ये तीन इक्वेशन है। अब इसमें से हमें कौन सी यूज करनी इस बार, टेम्परेचर और वॉल्यूम वाली। तो हमें यूज करनी है बच्चों ये वाली, ठीक है। तो ये यूज करेंगे टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको लिख लो टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन, टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। इसको आप यहां से इस तरह से लिख सकते हैं T1 बटे T2 बराबर V2 बटे V1 और पूरे की पावर गामा माइनस वन। अब टेम्परेचर पहले वाला कितना दिया है 291 केल्विन, 291, और T2 हमें निकालना है। V1 कितना दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1/8 दिया है, तो ठीक है। बाद वाला वॉल्यूम है V बटे 8, पहले वाला है V, और पूरे की पावर 7 बटे 5 माइनस 1। इस तरह से करोगे आप, ठीक है ना बच्चों। अब यहां से V से V काट देते हैं, 291 बटे T2 बराबर अंदर बचा 1 बटे 8, और इसका एलसीएम ले लो तो 2 बटे 5 आ गया, 2 बटे 5 आ गया, ठीक है। चलो अब यहां से ये हो गया 291 बटे T2 बराबर 1 बटे 8 की पावर 2 बटे 5 लिख लो इसको, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो T2 बराबर आ गया 291 और इंटू में 8 की पावर 2 बटे 5। अब देखो आपको ये बताएं कि ये तो सॉल्व होगा नहीं ऐसे सिंपल, इसमें यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, या 8 बटे 2 की 8 की पावर 2 बटे 5 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर से निकाल लेनी पड़ेगी, लेकिन एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो वहां पे आपको ये इसकी वैल्यू देंगे, मतलब साइड में क्वेश्चन के साइड में लिख के दे दी, जैसे इसकी वैल्यू होती है 2.297, ये मैंने कैलकुलेटर से निकाली है, पर वो साइड में देंगे क्योंकि ये वैसे सॉल्व नहीं होने वाला है। 291 इंटू में 2.297, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से देखते हैं जरा, तो ये आ रहा है 668.4 केल्विन। आंसर चेक कर लेते हैं, है कोई सा, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आसान था, बस ये कैलकुलेशन जो है वो जरूर मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता कि कैलकुलेशन ना मिले, क्योंकि ये सिंपली ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखो इन्होंने क्या कहा, एन आइडियल गैस ए एंड रियल गैस बी, दो गैस है, एक गैस तो है ए, ये आइडियल गैस है, और दूसरी गैस है बी, ये रियल गैस है, ये आइडियल है और ये रियल गैस है। हैव वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V टू 2V, इसका वॉल्यूम V से 2V बढ़ाया गया और दूसरी वाली का भी वॉल्यूम V से 2V बढ़ाया गया। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू, आइसोथर्मल प्रोसेस यहां पे लगाया, आइसोथर्मल प्रोसेस यहां पे लगाया, ठीक है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज बताना है। देखो आपको बताएं, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है और डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। ये यहाँ पे कुछ पेन दिक्कत कर रहा है यहाँ पे लिखने में, अब ये पता नहीं किस वजह से कर रहा है।
चलो खैर, T इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहां से अगर आप इसको भी देखोगे, दूसरी वाली गैस भी, तो यहाँ का भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी बच्चों, यहाँ पे भी 0 होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन दोनों की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा? तो इन्होंने कहा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो इनकी इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा अगर V से 2V किया, इनका वॉल्यूम डबल किया? तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों NCV डेल्टा टी। अब एक बात बताओ, जब डेल्टा टी 0 है तो यहाँ 0 रख दो, तो ये इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ी? 0 बढ़ी। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। तो इसका मतलब पहले केस में भी, पहली गैस में भी इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू 0 है, और दूसरी में भी डेल्टा यू की वैल्यू 0 है। चेक कर लो जरा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बैठ रहा हमारा बी, विल बी 0 इन बोथ द गैसेस। दोनों गैसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी? तो 0 बढ़ेगी। अरे भाई साहब, जब आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बढ़ती। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपको, इसमें कहा इन आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज ए, सॉरी मैं गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडाइनमिकल फंक्शन। इनमें से कौन सा थर्मोडाइनमिकल फंक्शन नहीं है? भाई साहब आपको बताएं, थर्मोडाइनमिकल फंक्शन में ना मतलब 4 फंक्शन होते हैं। पहला होता है इंटरनल एनर्जी, दूसरा होता है आपका सेकंड नंबर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है, दूसरा HELMHOLTZ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, दूसरा ये होता है। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी को U से दिखाते हैं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को F से दिखाते हैं। तीसरा होता है एंथैल्पी, और चौथा होता है आपका गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी को आप H से दिखाते हैं और गिब्स एनर्जी को G से दिखाते हैं। ये 4 जो होते हैं ना, ये थर्मोडाइनमिकल फंक्शन होते हैं। दीज 4 आर डायनामिकल फंक्शन, ये होते हैं 4। अब इनमें से सोचो, ये 3 है, एंथैल्पी भी थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है, और भाई ये सेकंड वाला भी, ये तो है नहीं, पर चलो ऑप्शन में वर्क डन बचा बस, इसलिए ऑप्शन क्या बैठ गया इसमें? वर्क डन। क्योंकि ये तीनों तो 1, 2 और 3, ये तो देखो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, एंथैल्पी भी, गिब्स एनर्जी भी, इंटरनल एनर्जी, तो बस एक ही बचा। इन्होंने पूछा था कौन सा थर्मोडायनेमिकल फंक्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वर्क डन नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या बैठ गया हमारा? ऑप्शन बैठ गया सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला इसने ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखो, स्टेट ए से लेके यहाँ से ये रहा ए और बी पे गए यहाँ, ठीक है, अलोंग ए सी बी, पहले इधर से गए यहाँ से ए से सी पे होते हुए बी पे पहुंचे, और फिर वहां से वापस आए एंड ब्राउट बैक टू ए, और ए पे ही वापस आए अलोंग बी डी ए, और बी से लेके डी, डी से लेके ए पे वापस आ गए, ऐसे आ गए वापस, एज शोन इन पीवी डायग्राम। देखो पहले इधर से इधर गए थे ए से बी की तरफ, और फिर डी से ए पे वापस आ गए। तो वर्क डन क्या होगा? देखो जब इस तरीके की कोई साइकिल बनती है,
एक पॉइंट से चल के और वापस हम उसी पॉइंट पे आ जाए, तो हमेशा उस साइकिल के जो अंदर का एरिया होता है, ये इस साइकिल के अंदर का ये एरिया, ये होता है वर्क डन, ये होता है वर्क डन। तो ये अंदर का एरिया हो गया यहाँ पे वर्क डन। अब यही पूछा उसने, नेट वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय द एरिया। तो कौन सा एरिया इसके वर्क को दिखा रहा है? तो ए सी बी डी, ए से चले सी, सी से पहुंचे बी, बी से डी, डी से वापस ए। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो इसमें, तो ए डी बी, बी डैश नहीं, ये गलत हो गया। फिर ऐसे बी, ए सी बी, बी डैश नहीं, ये गलत हो गया। ए सी बी डी वापस ए, ये है सही, ए भी गलत हो गया। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। इससे आपको पता चल गया कि साइकिल के जो अंदर का एरिया होता है बच्चों, वही हमारा नेट वर्क डन होता है। पूरी साइकिल का एरिया ही हमारा पूरी साइकिल का वर्क डन है। ठीक है, तो आसान है ये, कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ठीक, चलो खैर, बाकी अब कल करते हैं। ठीक, आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे। चलिए कल मिलते हैं बच्चों।